हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम नेट इकोनॉमिक्स के सितंबर 2020 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले मैंने 2004 से लेके 2029 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो स्पेशली नेट में पूछे जाते हैं मैंने वो करवाए हैं। इसके साथ साथ मैं यूपी हायर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को करवाई हूँ। मैं केरला सेट और आगे आने वाले दिनों में और सारे सेट के भी क्वेश्चंस को करवाऊंगी और मैंने पीजीटी के भी क्वेश्चंस को करवाए हैं और 3SSB के भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी अपने चैनल पे करवाए हैं। तो जिसको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे चैनल पे आके बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले दिनों में मैं यूपी स्पेशली यूपी पीजीटी के लिए भी बहुत सारे आपकी रिवीजन के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आऊंगी। साथ ही साथ मैंने अपने ही चैनल पे स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स को बहुत डीपली पढ़ाया है, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल में। और उसके साथ साथ कुछ जो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो भी मैंने कराए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में बिना देरी किए करते हैं सॉल्व हम 2020 के पेपर्स को जो इकोनॉमिक्स के पूछे गए थे। ये कोरोना टाइम का पेपर था और बहुत 2 बार एग्जाम नहीं हो पाया, सिर्फ एक ही बार पूरे साल में एग्जाम हुआ था, वो भी सितंबर में। जो जुलाई का पेपर था वो सितंबर में हुआ था और फिर वो ऐसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड होता गया और 2 साल एक ही बार पेपर हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी यूज द टूल ऑफ। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को हमें जब स्टडी करते हैं तो कौन सी टूल का यूज करते हैं? फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ओनली, सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ओनली, थर्ड नाइदर माइक्रो नॉर मैक्रो थ्योरी, एंड फोर्थ है बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बट वी ऑल एक्सटेंड एडेप्ट एंड इंटीग्रेट देम। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज में पूरी तरह से हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं और साथ ही साथ हम इंडिविजुअल चीज़ों को भी देखते हैं। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये किस किस चीज़ों से डील करता है? ये हमें डील करता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से, यानी कि ट्रेड थ्योरी से भी डील करता है, ट्रेड पॉलिसी से भी डील करता है। तो थ्योरी के साथ साथ इसमें पॉलिसी से भी ये डील करता है। साथ ही साथ ये एडजस्टमेंट ऑफ बीओपी से डील करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एडजस्टेड बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी डील करता है। तो अगर हम ट्रेड थ्योरी और ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो ये माइक्रो लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं और बीओपी और एडजस्टेड बीओपी ये मैक्रो लेवल पे ये इंटीग्रेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो यूज करता है टूल वो माइक्रो मैक्रो बोथ करता है और वी ऑल एक्सटेंड, हम यानी कि हम इसको अडॉप्ट इंटीग्रेट इन सब चीज को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो चलिए मिला लेते हैं, ये स्पेशली पॉपुलेशन की थ्योरी से रिलेटेड है। किसने कौन कौन से पॉपुलेशन की थ्योरी दी है ये हम बाद में अभी बताएं बात करेंगे। अभी देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, सबसे पहले सीपी ब्लैकर की देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज थ्योरी दिया है। तो ये अगर हमने मैच कर लिया कि फर्स्ट का फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ अगर हम मैच करेंगे तो इससे सॉरी सेकंड का फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है। तो सीपी ब्लैकर एक फेमस है इन सब में से जो 5 स्टेज दिए हैं। इसके बाद जो लैंडरी हैं वो भी हैं, इन्होंने लैंडरी ने 3 स्टेज पॉपुलेशन थ्योरी दी है। सिडविक ने सिडविक की जो पॉपुलेशन थ्योरी ये स्टैटिक इंटरप्रिटेशन से है और कार्ल मार्क्स जैसी कोई थ्योरी पॉपुलेशन की है नहीं, ये कार्ल मार्क्स की जगह सैक होंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा कार्ल मार्क्स ने पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी नहीं दी, कार्ल सैक ने दी है। तो वो उन्होंने 4 स्टेज मॉडल के बारे में बताया है कार्ल सैक ने। तो इसके इसलिए हमारा अगर हम इसको मैच करें तो ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा मैच हो रहा है परफेक्टली, लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पे आप मत याद करिएगा, कार्ल सैक होंगे। अब सीपी ब्लैकर हुए या लैंडरी हुए, अब सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज कौन कौन से दिए हैं मैंने शायद इंक्लूड नहीं किया, मैं ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ कि सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज दिए हैं। सबसे पहले उनका स्टेज स्टार्ट होता है डिमिनिशिंग स्टेज से, पहला होता है डिमिनिशिंग स्टेज, उसके बाद लो स्टेशनरी स्टेज आता है, दूसरा लो स्टेशनरी स्टेज, तीसरा आता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, तीसरा है लेट एक्सपेंडिंग, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ डिमिनिशिंग स्टेज है ये हमारा सेकंड स्टेज आता है सीपी ब्लैकर में लो स्टेशनरी, थर्ड स्टेज आता है हमारा लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ स्टेज सीपी ब्लैकर की पॉपुलेशन थ्योरी में इनका फोर्थ स्टेज है अर्ली एक्सपेंडिंग, और फिफ्थ जो स्टेज है इसका नाम है हाई स्टेशनरी स्टेज। तो ये 4-5 तरह के स्टेज इन्होंने दिए हैं और इनका नीचे से जाता है, यानी कि इस स्टेज में डिमिनिशिंग स्टेज में हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं।
उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे हमारी ठीक होती जाती है इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद अगर हम आए लैंड्री की तरफ, इनका पूरा नाम है एडॉल्फ लैंड्री। अब इन्होंने 3 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन दिया है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इन्होंने 3 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन दिया है। सबसे पहले जो पॉपुलेशन है उनका नाम है प्रिमिटिव रिजिम, यानी कि इन्होंने रिजिम की तरफ से अपने पॉपुलेशन थ्योरी को दिया है, जिनका रिलेशनशिप डिपेंड होता है पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फूड सप्लाई से। पहला क्या है? प्रिमिटिव रिजिम। उसके बाद दूसरा स्टेज इनका है इंटरमीडिएट डेमोग्राफिक रिजिम, यानी कि इंटरमीडिएट डेमोग्राफिक रिजिम। थोड़ा सा ये मेरा स्टाइलस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये लाइंस आ जा रही हैं। और लास्ट है मॉडर्न अप्रोच। तो ये 3 तरह का इन्होंने दिया है। मॉडर्न अप्रोच यहाँ पे लास्ट है। ये तो लैंड्री का हो गया। अगर हम सिडविक की बात करें तो सिडविक ने बाद में, सिडविक के साथ साथ थॉमसन, नोटेंस्टीन, ये सारे तरह के इन्होंने भी 3 तरह के स्टेजेस डिवाइड किए हैं, प्री ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एंड पोस्ट ट्रांजिशन। तो इस पे ये बेस्ड है ये पॉपुलेशन की थ्योरी, जो कि हम अक्सर हमने एमए में पढ़ा होगा, जो कि कई लोगों को याद भी नहीं होगा। उसके बाद से बहुत रेयर ही हम पढ़ते हैं। तो ये हमारी थ्योरी थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हमें असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट असर्शन है हमारा, हाई पावर्ड मनी इज अ सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ मनी दैट इम्पैक्ट मनी सप्लाई। तो यस, सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का जो मेन सोर्स है मनी सप्लाई है, सेंट्रल बैंक के मनी सप्लाई है। और मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक के द्वारा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी इज अ सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मनी एंड इट इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड अगर हम बात करें क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो ये क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक के द्वारा ही की जाती है। तो अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखें तो ये असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते। यहाँ पे हाई पावर्ड मनी की बात हो रही है और यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन की बात हो रही है। तो दीज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लीनियर प्रोग्रामिंग दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सा एक वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैथमेटिक्स में स्पेशली ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डील करता है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डील करता है, रियल वैल्यू फंक्शन। और इसमें वैल्यू जो होती हैं वो मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ पे नाम ही है लीनियर, यानी कि जो हमारा ये फंक्शन है वो फंक्शन में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या दोनों साथ में ऐसे नहीं होने चाहिए, वो लीनियर होने चाहिए। तो वो मैक्सिमम और या मिनिमम दोनों हो सकते हैं, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों से डील करता है, लेकिन कंडीशन है कि उसका जो फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए। अगर आप इस फंक्शन को देखें, ए को, मैक्सिमा तो है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये लीनियर तो है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें भी मैक्सिमा से डील करता है लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना कि लीनियर, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी ये स्क्वायर है इन दोनों में, तो ये भी गलत होगा। लेकिन अगर डी देखें तो डी क्या है हमारा? एकदम लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लीनियर फंक्शन है और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैलिड होगा, क्योंकि हम मिनिमा या मैक्सिमा दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमा है और यहाँ पे लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेड अफेक्ट। ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? बेसिकली कोई भी ट्रेड हो, आउटवर्ड या मतलब हम या तो अपने नेशनल में करें या इंटरनेशनल, हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्ले अ वेरी मेजर रोल। अब इसमें देखिए पैटर्न ऑफ ट्रेड, क्या हमारे ट्रेड का पैटर्न इससे अफेक्ट होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से हमारा ट्रेड का पैटर्न अफेक्ट करता है कि हमारा ट्रेड का पैटर्न कैसे जा रहा है। अगर हम बाउंड्रीज बिटवीन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स की देखें, तो ये दो चीजों के बीच की बाउंड्री को भी ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिसाइड करेगा, वो भी ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स के बीच में। और हमारा ये ग्लोबल सप्लाई चेन को भी इफेक्ट करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, तो हमारा जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। अगर हमारी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और जिससे हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे ट्रेड में ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अफेक्ट करेगा। यहाँ पे दिया है बाउंड्रीज ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स। कोई भी चीज़ की बाउंड्रीज हम किसी के बीच में देखते हैं, सिर्फ नॉन ट्रेडेबल गुड्स के बीच की बाउंड्रीज को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बताता है, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट होगा, ना कि फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब इसमें देखिए ये जो फोर्थ था ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसी के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में भी लिखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसकी कंडीशन ये है कि हमारा इक्वेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और ये आइदर मैक्सिमा या मिनिमा, ये सर्टेन वैल्यू से डील करता है, जिसको हम टिपिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये ए और बी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, एंड एक्स एंड वाई दीज आर द वेरिएबल, जिसमें हम अपने सोल्यूशन को मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी चीज करते हैं। अब मैक्सिमा कोई भी कंस्ट्रेन या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी फर्म है, वो क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी मैक्सिमा इन प्रॉफिट, और मिनिमम वो क्या करना चाहेगा, कॉस्ट को करना चाहेगा, तो मिनिमम इन कॉस्ट या अपने अदर रिसोर्स यूजेस को वो मिनिमम करना चाहेगा। तो इसीलिए मिनिमा एंड मैक्सिमा से डील करता है, लेकिन वो लीनियर होना चाहिए हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट कर्व। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी मार्केट में होगा तो क्या क्या चीजें उससे होंगी। तो सबसे पहले एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मार्केट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है एडवर्स सिलेक्शन की। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हमें जो कुछ भी हम चूज करने जाते हैं, हमें उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसका सिलेक्शन हम उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन की हमें कमी होती है। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में दो चीजें होती है, एक तो एडवर्स सिलेक्शन और ऊपर से प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट दिया है। अब इफिशियंसी इन वेज, तो हमें अगर वेज में पूरी तरह से इफिशियंसी है तो ये एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का कारण नहीं है, मतलब यहाँ पे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती तो वेज हमारा इनइफिशियंट होता, ना कि इफिशियंट होता। और अगर हम इसकी बात करें तो मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल यूनिट रिसोर्सेज डिमिनिशेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा होता कि मार्जिनल benefit of additional resources increases with decreasing the unit of resources, तब ये asymmetric information का कारण बनता है, लेकिन ये नहीं है। तो इसीलिए हमारा ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन। हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी ही प्रोडक्शन फंक्शन, ये कॉफ-डेगलर प्रोडक्शन फंक्शन है, और इसके बेस्ड ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख लेते हैं हम कि द कोएफिशिएंट ए शोज द मार्जिनल इफिशियंसी। क्या हमें एक कोएफिशिएंट मार्जिनल इफिशियंसी को शो करता है, तो यस ये करेक्ट है, ए यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी को शो करता है। दूसरा है इफ एक्स अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1 द प्रोडक्शन फंक्शन इन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कॉफ-डेगलर प्रोडक्शन फंक्शन में हम तीन चीजों को पढ़ते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा वो इंक्रीजिंग स्केल को दिखाएगा, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा वो डिक्रीजिंग स्केल को दिखाएगा, एंड अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू 1 होगा वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को शो करता है। तो हमारा ए और बी तो सही है। तीसरा है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल इज गिवन बाय बीटा के अपॉन अल्फा के। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना पड़ेगा एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेबर, यानी कि हम डी क्यू अपॉन डी एल करेंगे। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन इस तरीके से हो जाएगा, डी एल और क्यू की जगह पे हम ए एल अल्फा के बीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने में जब अगर किसी को ऐसा ये मल्टीप्लाई वाला डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए एक अलग से क्लास ले लूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको समझाने लगूंगी, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एल के टर्म में, तो एल का टर्म में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये इसके साथ हमारा अल्फा बाहर निकल जाएगा एल और अल्फा -1 और के बीटा हमारा एज इट इज रहेगा। थोड़ा मेरा स्टाइलस ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ये लाइन आ जा रही है, मैं इसको ठीक कर लूंगी। अब इसको हम अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए ये अल्फा ये अल्फा हमारा, ये एक एक्स्ट्रा है अल्फा, उसके बाद हम लिखेंगे इसको क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया है इन टर्म्स ऑफ दिस, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा, ये ए, ये एल अल्फा और ये के बीटा, और एक एल का मल्टीप्लिकेशन अगर इससे करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा अगेन हमारा क्यू का फंक्शन हो गया, तो अल्फा क्यू बाई एल, ये किसका डिफरेंस, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब इसी तरह से हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी निकाल लेते हैं। अगर आपने ये कर लिया हो तो मैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकाल देती हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है मुझे इसमें आज, इसको मैं इरेज करती हूँ।
मैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल में अगेन हम क्या करेंगे, डी क्यू को विद रिस्पेक्ट टू के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए हमारा तो वैसे ही एज इट इज रहेगा, एल अल्फा भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ कौन सा टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, के बीटा वाला। तो बीटा हमारा बाहर आ जाएगा, के और बीटा माइनस वन, और इस तरीके से हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा बीटा बाहर हो जाएगा, और ये ए एल अल्फा के बीटा, और एक माइनस वन भी है ना, तो यहाँ पे अपॉन के, तो यानी कि बीटा क्यू अपॉन के। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ हम के देखें तो ये बीटा क्यू अपॉन के, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल क्या है, ये अल्फा क्यू अपॉन एल। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकालेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये क्या होता है, और किसका, एल एन के का। तो इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब हम इसको जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्यू अपॉन के, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, बीटा क्यू अपॉन एल। ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा, और ये अपोजिट हो जाएगा इसके, अल्फा एल अपॉन के अपॉन बीटा, ये हमारा आया। जबकि यहाँ पे हमें उल्टा लिखा हुआ दिया हुआ है, तो इसीलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमने यहाँ पे निकाला था ना, बीटा क्यू अपॉन के, और यहाँ पे ऑलरेडी है बीटा क्यू अपॉन के, तो इस वजह से ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी एंड डी करेक्ट है, जबकि सी करेक्ट नहीं है, तो ए एंड बी एंड डी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से करेंगे। हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन निकालना था, उसके लिए उसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। हमने इस फंक्शन को, जो प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ डगलर प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हमने पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकाल लिया, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकाल लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया लेबर और कैपिटल के टर्म में, तो इस हमें मिल गया ये, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है, और उसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम नीचे से ये कहीं से भी कर लीजिए, तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी लेवेंस्टीन ने दिया है। अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज के बारे में बताया है। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन रोस्टो ने दिया है, और ये हमारा जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ है ये सोलो ने दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, क्योंकि ए का फर्स्ट इसी में दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज अ बेस्ट और द लीस्ट। तो ये जो है ना, बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट, ये किसने बोला था? तो बेसिकली हमें टैक्सेशन के बहुत सारे थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दिए हैं, और जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मसग्रेव हो, मार्शल हो, पीगू हो, डेल्टन हो, इन सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हो, लेकिन स्पेशली जो ये टर्म है बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक्स, ये किसने बोला है? तो ये डाल्टन के द्वारा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे कहते हैं? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम लेबर फोर्स और किससे डिवाइड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और यही हमें बताना है। तो जो अडल्ट पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड करेंगे। अडल्ट पॉपुलेशन यानी 15 से लेके जो 59 तक के पॉपुलेशन है उसको हम अडल्ट पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये वर्क कर सकते हैं। आफ्टर 60 तो रिटायरमेंट हो जाती है लोगों की, और 14 से पहले वो बच्चे ही कहलाते हैं, तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सोल्यूशन दिया है, इस मतलब हमें एक पे ऑफ है प्लेयर ए एंड प्लेयर बी का, और हमें बताना है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी प्लेयर ए और प्लेयर बी की, और वैल्यू ऑफ गेम हम कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम यहाँ पे मैं ये वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए सबसे पहले ये प्रॉब्लम है 2 प्लेयर या जीरो सम गेम का, जिसको रो ए एंड रो बी द्वारा दिया गया है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सैडलर पॉइंट क्या होगा। तो सैडलर पॉइंट निकालने के लिए इसी सैडलर पॉइंट की हेल्प से ही हम इसके वैल्यू ऑफ गेम्स को निकालेंगे। तो सैडल पॉइंट्स वो पॉइंट्स कहलाती है जो इन दोनों को मतलब दोनों का इस मतलब दोनों का वो पॉइंट सैडलर पॉइंट कहलाएगा, जिसमें दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड पाएंगे। अब सैडलर पॉइंट निकालने के लिए हमें रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा ये निकालना होता है। तो सबसे पहले रो, तो ऐसे जो होते हैं इनको हम रो कहते हैं, तो हम रो मिनिमा यहाँ पे निकाल लेंगे। रो मिनिमा का मतलब होता है ये फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इस फर्स्ट रो की सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। सेकंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो सेकंड रो की सबसे मिनिमम वैल्यू है -5, तो यहाँ पे -5 लिख लेंगे। उसके बाद ये थर्ड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे।
रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। तो कॉलम मैक्सिमा हम निकाल लेते हैं। कॉलम मैक्सिमा का मतलब होता है इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 2। इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 6। और इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 2। ये सब दोनों माइनस में है। तो इस तरीके से हमने रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा निकाल लिया। अब सैडल पॉइंट हम तब निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट निकालने के लिए ये जो रो मिनिमा है इसको हम मैक्स कर देंगे, और ये जो कॉलम मैक्सिमा है इसको हम मिनिमा कर देंगे। यानी कि अगर रो मैक्सिमा करें यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मैक्स रोमिन, सॉरी ये बार बार ऐसे हो जा रहा है। तो इस रो मिनिमा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस रो मिनिमा में है 2। ठीक है, और ये कॉलम मैक्सिमा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 2। तो रो मिनिमा की सबसे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 2, और कॉलम मैक्सिमा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है 2। तो यानी कि जो सैडल पॉइंट है वो हमें क्या मिल गया, 2 एंड 2। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसमें हमें दो प्लेयर्स दिए हुए हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, और ये दोनों की हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है एक ही में। अब पे ऑफ मैट्रिक्स जब हमें दी होती है तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए हम एक सैडल पॉइंट निकालते हैं। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होती है जिसमें प्लेयर ए और प्लेयर बी की वैल्यू इक्वल आती है। अब ये इक्वल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा का कंसेप्ट लेते हैं। जब हम रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा निकाल लेते हैं, अब उसी रो मिनिमा की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और कॉलम मैक्सिमा की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो सैडल पॉइंट क्या है प्लेयर ए और प्लेयर बी की, जो कि वैल्यू ऑफ गेम डिसाइड करता है। तो वैल्यू ऑफ गेम क्या है, 2। तो वैल्यू ऑफ गेम देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि वैल्यू ऑफ गेम में प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी प्लेयर ए और प्लेयर बी की। तो अब देखिए 2 जहां जहां भी आएगा, प्लेयर ए और प्लेयर बी की वही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। तो सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा ये इरेज कर दे रही हूँ, जो मैंने बीच में ये लिख दिया ना, ये सारी चीजें। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि इसकी अब बेस्ट क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ गेम हमें 2 मिल गया। अब हम बेस्ट कैसे निकालेंगे कि स्ट्रैटेजी प्लेयर ए की क्या होगी। तो अगर प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी देखें तो कहाँ पे 2 है, तो A1 और B1 इसमें क्या है, 2 है। तो यानी कि A1 सॉरी, यहाँ पे A1 और B1 इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दूसरी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, 2 यहाँ भी है, यानी कि A3 और B1। तो A3 और B1 ये भी क्या है, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और तीसरा क्या है, एक ये रहा। अब ये किस में आता है, A1 एंड ये B3, A1 एंड B3, ये तीनों जो है ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है प्लेयर ए एंड प्लेयर बी के लिए। तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये देखिए इसमें सिर्फ A1 B1 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो इसमें देखिए A1 B1 जो हमें यहाँ पे देखा है वो है, A3 B1 तो A3 B1 भी है, और A1 और A1 और B3 ही भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और कैसे हम सैडल पॉइंट निकालते हैं अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया ताकि आप इसको कर ले। अब जिसको भी प्रॉब्लम हो उसके लिए मैंने ये अलग से भी बताया है, मैंने आपको वहाँ पे समझाया भी है। तो आप इसकी हेल्प से भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बार बार आप पीछे भी जाके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आप इसको अच्छे से कर सके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमें फिर से स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, द इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड नॉलेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यस, इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी न्यू क्लासिकल में ही एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस थ्योरी दी गई थी। तो एक्सोजेनस थ्योरी किसने दी थी, तो एक्सोजेनस थ्योरी सोलो के द्वारा दी गई थी। और उसी के बाद इंडोजेनस थ्योरी बहुत सारे इसमें इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें हमारे एरो, ल्यूकास, और भी सारे इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रोथ हो सकती है। तो इनके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो जब हम ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन नॉलेज अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगी। तो इसमें ज़्यादातर फोकस किस में किया गया है, ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन, नॉलेज, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूस डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है, तो देखिए इसमें ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लगेगा कि रिड्यूस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये बोला है कि रिड्यूस करेगा, क्या कम करेगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट।
वैसा इन्वेस्टमेंट जो डिमिनिशिंग रिटर्न दे रहा है, क्या उसको कम करेगा? जब हम ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज में करेंगे तो यस, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि हम अगर ह्यूमन कैपिटल या इनोवेशन या नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाएगा हमारा, और हमारा फाइनली जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी करेक्ट है हमारा, इसीलिए बोथ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम वो इनकम होता है जिस जो हमारे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको जोड़ते हैं, इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, ये सब कुछ को हम नेशनल इनकम में लिखते हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया है, एडम स्मिथ ने। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ये हेक्सर एंड ओहली ने दिया है। ऑफर कर्व दिया है मार्शल ने, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबरलर के द्वारा दी गई है। अगर हम इसको मैच करते हैं तो डी का फोर्थ इसमें भी है, ए का थर्ड इसमें है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताया है असर्शन में कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या जीरो आएगा, और अगर जो हमारा कॉलम 2 है इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए हैं। तो जब हम मैट्रिक्स को पढ़ते हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स के कुछ कंडीशंस को पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग चीजें आती है। अब हम इसको किस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम लैप्लेस एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अब हमारा रीजन क्या है, लैप्लेस एक्सप्रेशन परमिट इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स अलोंग एनी रो एंड कॉलम। तो ये हमारा रीजन करेक्ट है, क्योंकि अभी जो मैं डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी वो इन्हीं के द्वारा की गई है, और हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो एंड कॉलम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ए के डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं मॉड के अंदर। जो हमारा पहला रो है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहली वैल्यू है 5, इसको ऊपर को कैंसिल कर देंगे, नीचे को कैंसिल ऐसे कर देंगे, जो बीच का पोर्शन है उसको हम रखते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए है ये, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी कि 3 × 3 का है मैट्रिक्स। तो 5 को हम यहीं रखेंगे और ये 5 के आगे वाले पोर्शन को काट देंगे, इधर वाले पोर्शन को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इसके मल्टीप्लिकेशन से। तो 0 × 1 माइनस 0 × 2। फिर अब हम जो पहला रो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे की नेगेटिव लेते हैं, तीसरे की पॉजिटिव लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी। अब ये जब दूसरी वैल्यू करते हैं तो ऊपर की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, दूसरी वैल्यू को आगे रखते हैं और इसके साथ वाले को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैसे भी जीरो आएगी। तो ओवरऑल जब हम करेंगे, इसको मैं करके भी दिखा दे रही हूँ आपको, इसकी वैल्यू अगर हम -1 × 1 करें, -2 × 1 करें, और ये ओवरऑल जीरो हो जाएगी। और फिर जो तीसरी वैल्यू इसमें प्लस करते हैं और ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 1 × 0 -0 × 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि ओवरऑल जो हमारा डिटर्मिनेंट है जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। अब ये इसको हम बोलते हैं ये हमें 2 × 2 मॉडल को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और इसको हम लाप्लास एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, यानी कि हम किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी वैल्यू अगर जीरो है तो हमारा डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता है। इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाई हूँ, और ये इसका एक जब फीचर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो भी हम इसको पढ़ते हैं, तो इसको बिना देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा तो यानी कि ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये होता क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कोफैक्टर्स लेते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैंने दिखाया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है और इसको मैंने दिखाया है कि इसको किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ मतलब दो ही जीरो हैं, तीनों जीरो नहीं है। अगर तीनों जीरो होते तो इसकी भी वैल्यू क्या आती, जीरो आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम। यानी कि ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटपुट ग्रोथ किसका रिजल्ट होता है। अगर आउटपुट में ग्रोथ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, तो लेबर क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होगा, तो ये तो करेक्ट है। आउटपुट में ग्रोथ होने की वजह से, आउटपुट ग्रोथ तभी होगा ना कि जब लेबर की क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो आउटपुट में ग्रोथ होगा। इंक्रीज इन कैपिटल, अगर आउटपुट में ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमें अपने कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तीसरा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, तो क्या हमें आउटपुट के ग्रोथ के लिए किसी तरह के
एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें आउटपुट की ग्रोथ चाहिए। एक्सपोर्ट कब इंक्रीज होता है? एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होता है जब हमारा डिमांड इंक्रीज होता है, या हमारे किसी प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड फॉरेन मार्केट में हो, तो हमारा एक्सपोर्ट होता है, इंक्रीज होता है, ना कि आउटपुट की ग्रोथ से हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। इनडायरेक्टली ये करेक्ट है, बट डायरेक्टली इसको हम करेक्ट नहीं मानेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी अगर हमारी अच्छी, हमारे पास अच्छी खासी मशीन है, तो हम ज्यादा आउटपुट ग्रोथ कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी और डी। बाकी के ये वाला सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड पावर फंक्शन को बताना है कि कौन सा है। तो ये बेसिक हमारे 11th 12th के और इवन 7 8 के बच्चे भी कर लेंगे। तो लीनियर फंक्शन ऐसा होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई पावर नहीं होती है, तो लीनियर फंक्शन हमारा ये हमें y दिख गया। अब इसमें तीनों में फोर्थ है। अब सपोज किसी को सिर्फ लीनियर ही पता था, उसको नहीं पता था कि क्या होगा। अगर सपोज आपको नहीं पता, तो लीनियर में आपने, चलो ये तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, अब इस तीन में से आपको करना है। आपने कुछ भी दिमाग लगाया, आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा ई आता ही आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई आता है, तो यानी कि सी का थर्ड होगा। तो सी का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि आपने ये भी एलिमिनेट कर लिया। उसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा अगर आप देखें, तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2, यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें तो पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसमें पावर 2 है, जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हमारा बी का ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। और यहाँ पे पावर फंक्शन 2 से ज्यादा होती है, तो ये 3 है, तो ये 3 इसके पावर फंक्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की कि एलिमिनेट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। तो ये बहुत बेसिक सा हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम पढ़ के भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 67% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट आर मार्जिनल होल्डर्स, लैंड होल्डर्स विद लेस देन 1 हेक्टेयर। तो यस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीनें हैं, और उस पर वो अपना एग्रीकल्चर करते हैं। 10% एग्रीकल्चर हैव 10 हेक्टेयर्स और मोर। तो ये तो सुन के ही लग रहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है। जब 67% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम है, तो 10% लोगों के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा कैसे एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं। तो यही गलत ऑप्शन है। बाकी थर्ड भी देख लेते हैं। इन द रूरल सेक्टर लैंड इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। तो यस, लैंड एक प्रिंसिपल सोर्स है रूरल सेक्टर में, और ड्यू टू हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर सपोज बहुत पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, दो भाई हैं, दो भाई में ऑलरेडी एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, तो 2 भाई में ऑलरेडी एक इस खेत की मतलब 2 भागों में बट गया, इनके पास इतना जो खेत है। अब इसके भी 2 बच्चे हैं, तो ये भी और बढ़ गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जो एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग की एक पर्सन के पास, वो कम होती जाती है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट है। अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको और यहाँ पे दिया है कि मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं, लार्ज फार्मर की क्या डेफिनेशन होती है, मीडियम फार्मर और टीनी फार्मर की क्या डेफिनेशन होती है। तो मार्जिनल फार्मर ऐसे फार्मर को कहा जाता है जिसमें जो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में मार्जिनल फार्मर ही है, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा 1 हेक्टेयर से भी कम की लैंड होती है। स्मॉल फार्मर उसे कहते हैं जिनके पास 1 और 2 हेक्टेयर के बीच की लैंड होती है। लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड होती है। मीडियम फार्मर जिसके पास 2 से लेकर 10 तक हेक्टेयर की लैंड होती है, उसको मीडियम फार्मर कहते हैं। और टिनी फार्मर यानी कि वैसे छोटे फार्मर जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर की लैंड होती है, जिसको हम स्मॉल फार्मर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है तो एक टिनी फार्मर। तो ये है लैंड होल्डिंग के हिसाब से स्मॉल लार्जर फार्मर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे दिया है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8 एंड टोटल राइडशिप per day is 1.5 lakh. If price of bus ride is 5% increase by 5%, the change in total metro ride will be. अब यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। तो अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? इलास्टिसिटी का। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर नॉर्मल इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, तो वो क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x1 एंड चेंज इन प्राइस ऑफ x2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? चेंज, अब इस क्वेश्चन में हमें डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेट्रो राइड्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड, चेंज इन प्राइस ऑफ
बस राइड, बस इसको आपको लिख देना है। तो हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेट्रो राइड की दी है, कितना है 0.8। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, तो 0.8 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये किसके इक्वल है, चेंज इन डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स। तो टोटल राइडरशिप पर डे कितना है 1.5 लाख। तो टोटल राइडरशिप हमारा 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख को हम कैसे इसको लिखेंगे, तो यही हमें निकालना है, मतलब चेंज इन टोटल मेट्रो राइड हमें निकालना है, चेंज इन टोटल मेट्रो राइड हमें निकालना है। और यहाँ पे क्या दिया है, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन टोटल मेट्रो मतलब ये टोटल मेट्रो चेंज हमें निकालना है। और टोटल प्राइस ऑफ बस हमें कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ बस इंक्रीज बाई 5%। यानी कि अगर पर डे 1.5 लाख अगर टोटल राइडरशिप होती है, तो इसकी जो प्राइस है वो 5% इंक्रीज करती है। यानी कि अगर 5 इसकी प्राइस देखें तो क्या है 5, तो नीचे क्या लिख देंगे हम, ये 5। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, तो 1.5 लाख को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 5 1 2 3 4 इंटू, अब ये पर डे की है ना, और ये 0. और यहाँ पे ये 5 है। अब ये इधर से चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4%, क्योंकि ये परसेंटेज में था, ये इधर चला जाएगा और 4%। और ये हमें टोटल मेट्रो निकालना है। तो टोटल जो हमारा मेट्रो राइड है, टोटल मेट्रो राइड किसके इक्वल हो जाएगा 4% इंटू जो पर डे हम वो करते हैं 1.5। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 1 5 1 2 3 4 इंटू 4 अपॉन परसेंटेज को हटाएंगे तो 100। इससे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और 15 चौका कितना होता है 60। तो ये हो जाएगा 60, यानी कि 1 2 और, तो 60,000 क्या हो जाएगा टोटल मेट्रो राइड हो जाएगा, चेंज इन टोटल मेट्रो राइड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर एनी टू इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब हमारा हमारा एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट निकालना होता है ए एंड बी दोनों का, तो इसमें इंडिविजुअली ये टोटल कितने होने चाहिए, एक के बराबर होने चाहिए। तो इंडिविजुअली कितना हो जाएगा 2.5, ये इंडिविजुअली और ये इंडिविजुअल 0.5। तो 0.5 एंड 0.5 ये इंडिविजुअली है। तो हम इसको जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो हम इसको इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे किया भी होगा, देखिए अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखे तो दोनों 0.5 होंगे, क्योंकि इनका टोटल 1 के इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब हम इसको जब हमारा इंडिपेंडेंट होता है तो हम इसको इस फॉर्मूले पे करते हैं, ए इज अ सब इंटरसेक्शन बी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25। और यही है हमारा 0.25 यहाँ पे दिया है बी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो हम प्राइस इंडेक्स में अलग अलग तरह के इंडेक्स को पढ़ते हैं, लैस्पेरे इंडेक्स, पास्चर इंडेक्स, वॉल्स इंडेक्स, फिशर इंडेक्स, मार्शल इंडेक्स। तो ये सभी इंडेक्स जो अलग अलग टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है, तो वो है फिशर प्राइस इंडेक्स। फिशर प्राइस इंडेक्स को हम आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं। इसको हम ये टेस्ट फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है। यही एक ऐसा टेस्ट है जो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके स्पेशली इस इंडेक्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो क्विक इकोनॉमिक कंटेंट से है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा आप, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, फिशर इंडेक्स को ज्योमेट्रिकल इंडेक्स भी कहते हैं, आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं। ये लैस्प्रे एंड पास्चर इंडेक्स का ज्योमेट्रिकल इंडेक्स होता है, और ये फैक्टर और टाइम रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैम्बरलिन। तो चैम्बरलिन ने क्या दिया है, तो चैम्बरलिन ने दिया है हमारा स्मॉल ग्रुप मॉडल, स्विजी ने किंग डिमांड मॉडल दिया है, स्टेकलबर्ग ने रिएक्शन कर्व दिया है, और फेंडलर ने हमारा प्राइस लीडरशिप मॉडल प्रोवाइड किया है। तो यानी कि चैम्बरलिन ऑप्शन नंबर ए, स्विजी सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चैम्बरलिन का फर्स्ट, स्विजी का सेकंड और स्टेकलबर्ग का फोर्थ, और ये हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनिशियली सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IADA प्रोग्राम 1960s में जब आया था, यानी कि ये अराउंड हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान के उसमें आया था ये। तो इसमें इनिशियली जो है कितने स्टेट को सिलेक्ट किया गया था, तो इनिशियली जो स्टेट का सिलेक्शन है वो 7 डिस्ट्रिक्ट को किया गया था फ्रॉम 7 स्टेट्स। अब ये इनिशियली डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए आया था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनिशियली डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है जिसमें एग्रीकल्चर ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये लाया गया था। इस रीजन का जो इंटेंसिव एफर्ट इन रिसोर्स और स्पेसिफाइड एरिया, अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो 1960 ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम आया था। इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ रूरल। इसमें इसके अलग अलग आइडिया पे इन्होंने फोकस किया है, जिसमें ये इंट्रोड्यूस करेंगे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, प्रोवाइड करेंगे बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल मैंने इसमें यहाँ पे इंक्लूड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो Ribinski theorem postulates that at a constant commodity price an increase in the endowment of one factor। तो Ribinski theorem लेबर और कैपिटल मतलब इनका जो ये था, तो ये किस फैक्टर को ज्यादा वो कर देते थे। जब ये लेबर के किसी एक फैक्टर को इंक्रीज कर देंगे तो ग्रेटर प्रोपोर्शन द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी इंटेंसिव इन दैट फैक्टर एंड विल रिड्यूस द आउटपुट ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कि ये जो अकॉर्डिंग टू रिबिन्स्की थ्योरम, इसमें ये बोलते हैं कि अगर हम किसी एक फैक्टर जो हमारी कमोडिटी प्राइस है ये कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर हम किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो ग्रेटर प्रोपोर्शन से वो आउटपुट को प्रोवाइड करेगी। तो रिबेन्स्की थ्योरम का ये तो करेक्ट है, ये रिबेन्स्की थ्योरम के हिसाब से करेक्ट है। लेकिन हमारा जो सेकंड है स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम के बारे में दिया है कि स्टॉपलर-सैमुअल्सन क्या करेगा, इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि अगर किसी भी रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी की इंक्रीज होती है तो जो रिटर्न है क्या वो डिक्रीज होंगे, डिक्रीज और अर्निंग ऑफ फैक्टर यूज इंटेंसिव इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। तो क्या ये डिक्रीज होंगे इनके कमोडिटी के वो तो ये डिक्रीज नहीं होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? इनिशियली जो स्टॉपलर-सैमुअल्सन है ये 1941 के अकॉर्डिंग आए थे और इनका जो फोकस है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन टैरिफ। ये याद रखिएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन टैरिफ, स्टॉपलर-सैमुअल्सन का। और स्टॉपलर-सैमुअल्सन का एक पैराडॉक्स जो है वो मेंजलर पैराडॉक्स है, ये भी याद रखिएगा। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन टैरिफ ये आया था और इसमें बेसिकली जो स्टॉपलर-सैमुअल्सन है ये दो चीज़ों पे डील करते हैं। पहला इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर एलोकेशन ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड ऑन फैक्टर एलोकेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस इनके अकॉर्डिंग ये पॉस्टुलेट करते हैं कि जैसे जैसे इनकम और रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होगी किसी भी कमोडिटी का, तो जो रिटर्न ऑफ अर्निंग है वो भी प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे यही डिक्रीज बोला है, इसीलिए ये गलत है स्टेटमेंट और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्केट फेलियर कर्स ड्यू टू। तो मार्केट फेलियर कब कब होता है? तो सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो मार्केट फेलियर का कारण कौन कौन सा होता है? तो मार्केट फेलियर का कारण एक तो एक्सटर्नलिटी होती है और मार्केट पावर होता है। इसके साथ साथ मैं और भी 2-3 चीजें बता रही हूँ, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें और चीजें आप ध्यान में रखिएगा। मार्केट फेलियर के 4 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला मार्केट इम्परफेक्शन, दूसरा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हैजार्ड भी मार्केट फेलियर कई सारे हैं, मैं अब सारा बता दे रही हूँ आपको। मॉरल हैजार्ड, उसके बाद चौथा है हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, कंजम्पशन में हो या प्रोडक्शन में हो, तो एक्सटर्नलिटीज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी तरह के एक्सटर्नलिटीज भी ये मार्केट फेलियर को जनरेट करती है। पांचवा हमारा क्या है? पब्लिक गुड का प्रेजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये छठवा क्या है? मार्केट पावर। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जाए ये सारे हमारे मार्केट फेलियर के कारण बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी और सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिग्नोरेज इन बैंकिंग मीन्स। तो सिग्नोरेज का मतलब होता है कि कोई भी कॉस्ट जो किसी करेंसी को मतलब वो इकोनॉमिक कॉस्ट जो हम किसी करेंसी को
एक्स्ट्रा करेंसी को जनरेट करने के लिए पे करते हैं। तो यानी कि ऐसे तो करेंसी जनरेट नहीं होती है, उसके लिए हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग अ करेंसी विद इन इकोनॉमी, ये करेक्ट है। और ये डिफरेंस किसका है? ये फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट, यानी कि जो 5 रुपए की नोट है उसके पीछे कितनी कॉस्ट लगी है उसी को बताता है ये सिग्न ऑरेंज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी इसमें एटीएम से रिलेटेड ये रनिंग कार्ड को नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं डेबिट कार्ड की कॉस्ट मेकिंग के बारे में बताता है, ये करेंसी के कॉस्ट को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन। तो मार्शल लर्नर कंडीशन ने डिवैल्यूएशन की थ्योरी दी है। डिवैल्यूएशन की कई सारी थ्योरीज है, जी कर्व है, मार्शल लर्नर है, एलेक्जेंडर है। तो इस तरह से लर्नर की भी थ्योरी है, मार्शल की भी थ्योरी है। तो लर्नर मार्शल कंडीशन फुलफिल करता है। इनके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा जो डिवैल्यूएशन है ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा, लेस देन होती है तो वो निगेटिव इफेक्ट, और इक्वल होती है तो कांस्टेंट इफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये मार्शल लर्नर हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अरे सॉरी, फर्स्ट नहीं, हमारे ये पहला असर्शन करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं, डिवैल्यूएशन मेक एक्सपोर्ट कॉस्टियर एंड इंपोर्ट चीपर। तो ये उल्टा कह रहा है। डिवैल्यूएशन कोई भी कंट्री क्यों करती है? डिवैल्यूएशन हम तब करते हैं जब हमें अपने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि $1 के मुकाबले हमारी करेंसी पहले कितनी थी? 20, सपोज 20 रुपए थी। अभी तो 90 और 100 रुपए चल रही है, 90 रुपए ही मान लेते हैं। लेकिन अब हमने $1 के कंपैरिजन में अपनी करेंसी 100 रुपए कर दी, यानी कि हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। कोई भी आदमी जो $1 90 रुपए देके, मतलब $1 में 90 रुपए देके वो 90 रुपए वाला सामान ले रहा था, अब वो $1 में 100 रुपए तक का सामान खरीद सकता है। इसका मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा बाहर के लोगों के लिए, इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब उनको कम पैसे देने होंगे तो हमारे यहाँ से वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो डीवैल्यूएशन का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट चीप हो जाता है क्योंकि हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया होता है, और एक्सपोर्ट हमारे लिए महंगे हो जाते हैं। अब एक्सपोर्ट महंगे क्यों हो जाते हैं? अब इसका उल्टा सिनेरियो हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज खरीदना है, डॉलर में आप खरीदते थे, तो अब जब 100 रुपए दें, पहले 90 रुपए देते थे तो आप $1 का सामान ले लेते थे बाहर की कंट्रियों में जाके। लेकिन अब आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे बाहर की कंट्री से सामान खरीदने के लिए। तो हर एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए कॉस्ट आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें इम्पोर्ट हमारा कॉस्टलियर हो जाता है और एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत हो जाएगा और ये फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्टर्बेंस टर्म इज इन हेटेरोस्कैडिसिटी व्हिच वन ऑफ रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हेटेरोस्कैडिसिटी में कौन सा हमारा ट्रू है? तो हेटेरोस्कैडिसिटी हो या ऑटो कोरिलेशन हो या मल्टी कोलिनियरिटी हो, इन तीनों में, ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोस्कैडिसिटी में तो एक चीजें ये रहेंगी कि हमारा ओएलएस अनबाइज्ड रहता है, और लेकिन जो मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टीज है, मतलब हमारा जो ओएलएस है वो इन इफिशिएंट हो जाता है, इन इफिशिएंट नहीं रहता है, इनइफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी को वो होल्ड नहीं करते हैं। तो हेटेरोस्टैटिसिटी में ओएलएस मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाता है, और जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ओएलएस का वो इनएक्यूरेट हो जाते हैं, हम ओएलएस वहां पे नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए हेटेरोस्टैटिसिटी को दूर करने के लिए अलग अलग तरह के हम टेस्ट को यूज करते हैं। अब मैंने इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड सारी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स से मैंने सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 द फर्स्ट 5 ट्रेडिंग पार्टनर। तो इंडिया का फर्स्ट 5 ट्रेडिंग पार्टनर 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग यूएसए, चाइना, यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया एंड हांगकांग था। तो ये ऑप्शन नंबर डी उस टाइम तो करेक्ट था। लेकिन अभी का क्या चल रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है कि अभी इंडिया का जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट 1 लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू अ फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम लर्निंग कर्व कहते हैं, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग रन को तो हम कहते हैं लर्निंग कॉस्ट। तो शॉर्ट रन को आप मुझे सर्च करके जरूर बताइएगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम क्या कहते हैं। दूसरा है हमारा, ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा है, अ स्वेप्ड एलोकेशन इज वन दैट इज पैरेटो एफिशिएंट एज वेल एज द इक्विटेबल
एलोकेशन। तो स्वेप्ट एलोकेशन एक ऐसा एलोकेशन है जिसमें पैरेटो इफिशिएंट और इक्विटेबल एलोकेशन प्रोवाइड होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बोरोइंग। तो गवर्नमेंट दो तरीके से बोरो करता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली वो अलग अलग तरीके से बैंक से भी बोरो कर सकता है, इवन पब्लिक से भी बोरो कर सकता है, करेंसी नोट भी प्रिंट करवा सकता है और ट्रेजरी बिल्स को भी वो ड्रॉ कर सकता है। तो यानी कि ये सारे जो है प्रिंटिंग, करेंसी नोट, बोरोइंग, नॉन बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब कुछ वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बाकी होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगी आप लोगों को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी थ्योरी कब प्रपोज होगी थी। तो हेरेड डुमर के जो थ्योरी है, मैंने इनका सीक्वेंस बता दे रही हूँ। ये 1900 से लेके 1978 में आए थे। शुम्पिटर जो हैं ये थोड़े से पुराने हैं, ये 18 से लेके 1950 तक इनका टाइम पीरियड था। ये 1916 से लेके 2003 तक था और सोलो का 1924 से लेके और वो नया, मतलब ये सबसे नए हैं। तो सबसे नए क्या है, सोलो। तो सोलो इसमें सबसे नए यहाँ पे है। सबसे पुराने इसमें है शुम्पिटर, उसके बाद हैरड, उसके बाद रोस्टो और उसके बाद हमारे सोलो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो या कोई वीडियो आप चाहते हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको वो वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं। और मैं जल्दी ही यूपी पीजीटी के लिए भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि वीडियो की रीच बढ़े और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।